नमस्कार साथियों, मैं सुधीर छिंपा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से। पिछले वीडियो में आपने देखा था मराठों का उत्कर्ष और आज की वीडियो में हम देखेंगे शिवाजी के बारे में। शुरुआत करते हैं शिवाजी के आरंभिक जीवन से। शिवाजी का जन्म शाहजी भोसले की पहली पत्नी जीजाबाई की कोख से 20 अप्रैल 1627 को पूना स्थित शिवनेर दुर्ग में हुआ था। देखिए, शिवनेर दुर्ग का नाम वहाँ की जो कुल देवी है शिवनेरी माता, उनके नाम पर रखा गया था और इन्हीं शिवनेरी माता के नाम पर शिवाजी का नामकरण भी हुआ था। शाहजी द्वारा एक अन्य स्त्री तुकाबाई से विवाह कर लेने के बाद जीजाबाई शिवाजी को लेकर के पूना स्थित दुर्ग में रहने लगी थी। शाहजी ने अपने योग्य और वफादार सेवक दादा कोंडदेव को शिवाजी की देखभाल और शिक्षा के लिए नियुक्त किया और शिवाजी के 12 वर्ष की आयु में होने पर शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर दी थी। पूना से शिवाजी ने अपना शासन करना शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने आसपास के क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ कर दिया था। शिवाजी की प्रारंभिक विजय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, शिवाजी ने सबसे पहले 1646 में बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया था। इस किले से उन्हें भारी मात्रा में खजाना मिला, जिसकी सहायता से शिवाजी ने अपनी सेना में वृद्धि की तथा तोरण के किले से 5 मील की दूरी पर पूर्व की तरफ उन्होंने रायगढ़ नाम से एक किला बनवाया। आगे चल करके यही रायगढ़ जो है वो शिवाजी की राजधानी बना था। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से परेशान होकर के कई लोग उनके दुश्मन हो गए थे और धीरे धीरे शिवाजी ने चाकण, कोंडाणा, पुरंदर, सिंहगढ़ आदि किलों पर अधिकार कर लिया था। शिवाजी की इस प्रगति को देखते हुए बीजापुर के जो सुल्तान थे, उन्होंने शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को कैद कर लिया और तभी छोड़ा जब शिवाजी तथा व्यंको जी ने बंगलोर तथा कोंडाणा के किले सुल्तान के आदमियों को वापस लौटाए थे। 1656 में शिवाजी की एक महत्वपूर्ण विजय थी जावली का दुर्ग। देखिए, जावली का दुर्ग एक मराठा सरदार था चंद्रराव मौर्य, उसके अधिकार में था और चंद्रराव मौर्य शिवाजी के विरुद्ध बीजापुर राज्य से मिला हुआ था। शिवाजी ने चंद्रराव की हत्या कर दी और किले पर अधिकार कर लिया। इससे उनका जो राज्य विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम की ओर भी संभव हो सका। देखते हैं मुगलों से शिवाजी की प्रथम मुठभेड़। देखिए, 1657 में शिवाजी का मुकाबला पहली बार मुगलों से हुआ था। दक्षिण के सूबेदार शहजादा औरंगजेब, देखिए यहाँ औरंगजेब शहजादा है, इस समय यह बादशाह नहीं बने, शहजादे के तौर पर यह दक्षिण की तरफ की सीमाओं पर तैनात किए गए थे। तो जिस समय दक्षिण के सूबेदार थे शहजादा औरंगजेब, तो उन्होंने बीजापुर पर आक्रमण किया था और बीजापुर ने शिवाजी से सहायता मांगी थी। कुछ समय पश्चात जब मुगलों का ध्यान दक्षिण की तरफ से हट गया था और जब उन्होंने बीजापुर के साथ संधि कर ली, तो शिवाजी एकदम अलग थलग हो गए थे। देखिए, आगे चल करके शिवाजी ने जुन्नार को लूटा और स्थान स्थान पर उन्होंने आक्रमण करके मुगलों को तंग किया। परंतु जब बीजापुर ने मुगलों से संधि कर ली तथा शिवाजी ने मुगलों पर आक्रमण करने आरंभ कर दिए, उस समय उत्तराधिकार युद्ध के कारण मुगलों को प्राय 2 वर्ष तक दक्षिण भारत की ओर ध्यान देने का अवसर ही नहीं मिल पाया था। अब देखते हैं बीजापुर के साथ संघर्ष। देखिए, औरंगजेब के उत्तर भारत चले जाने पर शिवाजी ने फिर से देश विजय का सिलसिला शुरू कर दिया था और इस बार उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया बीजापुर को। उन्होंने पश्चिम घाट की ओर समुद्र के बीच पड़ने वाले कोंकण जो क्षेत्र था उस पर जोरदार हमला किया और उसके उत्तरी हिस्से को जीत लिया। वहीं उन्होंने उनके कई पहाड़ी किलों पर भी कब्जा कर लिया, जिससे बीजापुर ने शिवाजी के खिलाफ कड़ा कदम उठाने का फैसला लिया था। देखिए, बीजापुर के जो सुल्तान थे, उन्होंने 10,000 सैनिकों के साथ अपने सबसे वफादार बीजापुरी सरदार अफजल खां को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा था। अफजल खां ने पूना स्थित दुर्ग पर पहुंचकर वहां पर आक्रमण किया और वहीं पर अपना डेरा जमा लिया। उन्होंने शिवाजी के साथ संधि वार्ता करने के लिए एक मंडल भेजा। शिवाजी अफजल खां के साथ वार्ता करने के लिए राजी हो गए। जिस समय अफजल खां और शिवाजी आपस में वार्ता कर रहे थे,
उसी समय अफजल खां द्वारा धोखे से शिवाजी को मारे जाने का प्रयास किया गया। शिवाजी ने अपने बचाव में बगनखा से अफजल खां की हत्या कर दी। अफजल खां की सेना उसी समय वहां से भाग छूटी और पूना पर वापस शिवाजी का अधिकार हो गया। आगे चलते हैं, शिवाजी और शाइस्ता खां के बीच संघर्ष। देखिए, औरंगजेब ने दक्षिण में मराठों के बढ़ते हुए प्रभाव से चिंतित होकर शिवाजी की शक्ति को कुचलने के लिए 1660 में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां, देखिए ये जो शाइस्ता खां है ये औरंगजेब के मामा भी हैं, तो शाइस्ता खां को औरंगजेब ने नियुक्त किया और उन्हीं शाइस्ता खां ने बीजापुर राज्य के साथ मिलकर के शिवाजी को समाप्त करने की योजना बनाई और शिवाजी से पूर्णा, चाकण और कल्याण के जो किले थे वो छीनने में सफलता प्राप्त की थी। इन पराजय से शिवाजी की शक्ति कमजोर पड़ने लगी, मराठा सेना का जो मनोबल है वह गिरने लगा। तो शिवाजी ने मराठा सेनाओं के मनोबल को वापस उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए एक दुस्साहस सा काम किया और 1663 में रात्रि के समय पूना के किले पर, जिस समय शाइस्ता खां का शिविर लग रहा था पूना के किले में, उस समय रात्रि के समय शाइस्ता खां के शिविर पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में शाइस्ता खां के हाथ का एक अंगूठा कट गया, उनके एक पुत्र की हत्या कर दी गई तथा उनका सेनानायक जो था वो मार दिया गया। शाइस्ता खां को भागकर अपने प्राणों की रक्षा करनी पड़ी। इस पराजय से मुगल प्रतिष्ठा को जहां ठेस पहुंची, वहीं शिवाजी की प्रतिष्ठा पुनः बढ़ गई तथा मुगलों पर पुनः आक्रमण आरंभ हो गए थे। आगे देखते हैं सूरत की प्रथम लूट। देखिए, शाइस्ता खां पर विजय से प्रोत्साहित होकर के 1664 के अंदर शिवाजी ने मुगलों से बंदरगाह जो नगर था जहां पर उनका समुद्री व्यापार होता था, उस बंदरगाह नगर सूरत पर धावा बोल दिया। शिवाजी के आक्रमण से मुगल किलेदार वहां से भाग खड़ा हुआ और शिवाजी ने लगातार 4 दिनों तक सूरत को अच्छी तरह से लूटा और इस लूट में उन्हें 1 करोड़ से अधिक राशि तथा बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त हुई थी। देखते हैं मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच का संघर्ष। शाइस्ता खां की विफलता के बाद औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए आमेर, देखिए आमेर नहीं आमेर है, जो जयपुर है वही आमेर, वहाँ के जो कछवाहा राजा थे राजा जयसिंह, जिन्हें मिर्जा राजा जयसिंह भी कहते हैं, उन मिर्जा राजा जयसिंह को औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए नियुक्त किया था। देखिए, जयसिंह ने शिवाजी को अकेला करने के लिए पहले उनके सभी सेनापतियों को प्रलोभन दिया। उन्होंने शिवाजी को कमज़ोर करने के लिए उनकी पूना की जागीर के आसपास के गांवों को तहस नहस कर दिया। यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी मराठा नौसेना से किसी भी कार्रवाई को रोकने के निर्देश दे दिए गए थे। विवश होकर अंततः शिवाजी को मिर्जा राजा जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि करनी पड़ी। 1665 में हुई इस संधि की कुछ शर्तें थी, देखते हैं। जैसे पुरंदर की संधि की प्रथम शर्त यह थी कि इस संधि के अनुसार शिवाजी को अपने 35 में से 23 किले और उनके आसपास के इलाके, जिनसे प्रतिवर्ष 4 लाख हुण का राजस्व प्राप्त होता है, वह सभी मुगलों को देने होंगे। पुरंदर की संधि की दूसरी शर्त थी कि शिवाजी ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया, परंतु उन्होंने अपने स्थान पर अपने पुत्र संभाजी को 5000 घुड़सवारों के साथ मुगलों की सेवा में भेजना स्वीकार कर लिया। पुरंदर की संधि की अंतिम शर्त थी कि शिवाजी को बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देना होगा। आगे चलते हैं, शिवाजी का मुगल दरबार में जाना। पुरंदर की संधि होने के बाद मिर्जा राजा जय सिंह के आग्रह पर शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा आए थे। आगरा में शिवाजी का यथोचित सम्मान नहीं हो पाया और उन्हें 5000 मनसबदारों के कतार में खड़े होने को कहा गया। शिवाजी के विरोध करने पर औरंगजेब ने उन्हें नज़रबंद कर दिया। 1666 में शिवाजी अपने पुत्र के साथ आगरा के जयपुर भवन से, जहां पर उन्हें नज़रबंद किया गया था, वहां से भाग निकले और वापस अपने क्षेत्र महाराष्ट्र में पहुंच गए। देखिए, इतिहासकार है डॉक्टर सरदेसाई, उन्होंने लिखा है कि इस घटना से ही मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। महाराष्ट्र लौटने के पश्चात शिवाजी कुछ वर्षों तक तो शांत रहे। इस बीच उन्होंने औरंगजेब से समझौता भी कर लिया। औरंगजेब ने उन्हें बाबर की जागीर एवं राजा की उपाधि दी तथा उनके पुत्र को 5000 मनसबदार प्रदान किया गया। शिवाजी का औरंगजेब के साथ यह समझौता एक कूटनीतिक चाल
थी। आगे देखते हैं हम। धीरे धीरे मुगलों और मराठों के बीच में जो संबंध अच्छे हुए थे वह 1670 तक जाते जाते वापस कटु होते चले गए थे। देखिए 1670 में मराठा मुगल संबंध पुनः कटु हो गए। शहजादा मुअज्जम और दिलेर खां के आपसी मनमुटाव का लाभ उठाकर शिवाजी ने मुगलों से अनेक किले वापस छीन लिए थे। उन्होंने सूरत पर दोबारा आक्रमण कर उसे लूटा। 1670 में वहां से चौथ वसूल की। 1670 से 74 ईस्वी के बीच उन्होंने पुरंदर, पन्हाला, सतारा सहित अनेक दुर्गों को मुगलों से वापस छीन लिया था। आगे देखते हैं छत्रपति का, जब उन्होंने छत्रपति की पदवी धारण की थी वो देखते हैं हम। तो छत्रपति के रूप में शिवाजी शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। देखिए शिवाजी ने अपने शक्ति और प्रभाव क्षेत्र को और अधिक विकसित करना चाहा था और इन सब के लिए उन्हें अपना राज्याभिषेक करवाना था। अतः उन्होंने 15 जून 1674 में बनारस के विद्वान पंडित गंगाधर भट्टाचार्य जो थे उनके हाथों से राज्याभिषेक करवाया था तथा छत्रपति की उपाधि धारण की थी तथा भगवा ध्वज उनका झंडा बनाकर रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लिया था। देखिए शिवाजी का राज्याभिषेक को 17वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना माना जाता है। अब शिवाजी एक जागीरदार अथवा लुटेरे मात्र नहीं थे बल्कि मराठा राज्य के संस्थापक बन गए थे। परंतु इस प्रसन्नता के 12 दिन पश्चात ही शिवाजी की माता जीजाबाई की मृत्यु हो गई थी। इसके कारण कुछ समय पश्चात उन्होंने अपना राज्याभिषेक तांत्रिक विधि से करवाया था, निश्चलपुरी गोसाई से। एक विशेष बात आपको बताना चाहता हूँ कि शिवाजी का राज्याभिषेक जो है वो राजस्थान के मेवाड़ राजवंश से किया गया है और राजस्थान के मेवाड़ राजवंश से उन्हें संबंधित बताया गया है तथा मेवाड़ की जो कुल देवी है तुलजा भवानी, उन्हीं को शिवाजी ने अपनी कुल देवी माना था। आगे चलते हैं। शिवाजी ने दक्षिण के मुगल सूबेदार बहादुर खां के शिविर पर आक्रमण कर पेड़ गांव में स्थित मुगल खजाने को लूट लिया था। इस खजाने को लूटने की जरूरत उन्हें इस समय पड़ी क्योंकि उन्होंने अपने राज्याभिषेक में अपना बचा कुचा जितना भी धन था वो सारा व्यय कर दिया था। इस लूट में उन्हें 1 करोड़ रुपए तथा 200 अच्छे घोड़े मिले थे। आगे चलते हैं। शासक के रूप में शिवाजी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या था? वह था कर्नाटक में अपनी शक्ति का विस्तार करना। उन्होंने बीजापुर के विरुद्ध गोलकुंडा से संधि की। बीजापुरी कर्नाटक क्षेत्र को अबुल हसन कुतुब शाही और शिवाजी ने आपस में बांट लेने का फैसला कर लिया था। आगे देखते हैं। 1 वर्ष के समय में ही शिवाजी ने बीजापुर से जिंजी और वेल्लोर पर कब्जा कर लिया था। शिवाजी का संघर्ष जंजीरा टापू के अधिपति सिद्धियों से भी हुआ था। इसी उद्देश्य से शिवाजी ने एक नौसेना का निर्माण किया। कई वर्षों तक युद्ध करने के बाद शिवाजी कोंकण प्रदेश पर तो अपना अधिकार रख सके, परंतु वह जंजीरा के टापू को जीतने और सिद्धियों का आधिपत्य लेने में असफल हो गए थे। शिवाजी के अंतिम दिन और मृत्यु। देखिए शिवाजी जो है उनका जो पुत्र था वह अयोग्य साबित हुआ था और संभाजी जो थे उनके दुराचार से शिवाजी काफ़ी परेशान रहने लगे थे और अंत में शिवाजी ने 1678 में संभाजी को पन्हाला के किले में कैद कर दिया, परंतु दिसंबर 1678 की रात को अपनी पत्नी सहित पन्हाला के किले से भागकर मुगल सूबेदार दिलेर खां के पास चले गए थे और इसी गम में 13 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। देखिए शिवाजी का जो राज्य है, एक बार हम इस मैप के माध्यम से देख लेते हैं शिवाजी का राज्य। देखिए ये भारत का जो नक्शा है उसका दक्षिणी क्षेत्र है। यहाँ पर है बुरहानपुर जहाँ पर औरंगजेब ने अपना आधिपत्य कर रखा था। यह दीव और दमन वाला क्षेत्र है। ये बसीन है, ये कल्याण है, ये औरंगाबाद, ये किरकी, पुणा, रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा, कोल्हापुर, बीजापुर, ये अरब सागर का पूरा क्षेत्र। तो
ये जो क्षेत्र था, ये पूरा, ये सारा का सारा मराठों का क्षेत्र था। और बाद में जब शिवाजी ने अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया तो उनकी शक्ति यहाँ अलसारी, बंगलोर, है ना, यहाँ तक पहुँच गई थी। सतारा, कोल्हापुर, ये सारा जो क्षेत्र था ये मराठों के अधीन में था। आगे चलते हैं, शिवाजी का शासन और प्रबंधन देखते हैं। देखिए, केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन के अंदर सबसे पहला जो था वो था राजा। इतिहासकार रानाडे के शब्दों में शिवाजी नेपोलियन के भांति एक महान संगठनकर्ता और असैनिक प्रशासन के निर्माणकर्ता थे। देखिए, अष्टप्रधान, जैसे विजयनगर साम्राज्य के राजा थे कृष्णदेव राय, उनके पास अष्टदिग्गज थे जो तेलुगु कवि थे। वैसे ही शिवाजी के पास 8 लोगों का एक प्रशासन समिति थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। देखिए, प्रशासन में सहायता देने के लिए शिवाजी ने 8 मंत्रियों की नियुक्ति की जो अष्टप्रधान के नाम से जाने जाते हैं। इन मंत्रियों की स्थिति मंत्रिपरिषद से भिन्न थी। ये सामूहिक तौर पर कार्य नहीं करते थे बल्कि स्वतंत्र रूप से अपने अपने विभाग का कार्य देखते थे। शिवाजी इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं थे। इन 8 मंत्रियों में पेशवा की स्थिति श्रेष्ठ थी। देखिए, पेशवा की स्थिति इन 8 मंत्रियों में सबसे श्रेष्ठ थी और वह राजा का अधिक विश्वास पात्र माना जाता था। देखते हैं इन 8 जो प्रधान जो उनके मंत्री थे उनके बारे में। सबसे पहले देखते हैं पेशवा। देखिए, इसका कार्य संपूर्ण शासन की देखभाल करना, राजा की अनुपस्थिति में उनके कार्य की देखभाल करना, राज्य के अधिकारियों पर नियंत्रण रखना तथा प्रजाहित के प्रयत्न करना था। सभी सरकारी दस्तावेजों पर राजा के साथ पेशवा की मोहर लगती थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यह है कि सभी सरकारी दस्तावेजों पर राजा के साथ पेशवा की मोहर लगाई जाती थी। अगला अधिकारी देखते हैं अमात्य। राजा की आय और व्यय की देखभाल करना तथा उनसे अवगत कराना अमात्य का कार्य था। अगला है मंत्री अथवा वाक्यानवीस। राजा की सुरक्षा एवं व्यक्तिगत कार्यों की जिम्मेदारी के अतिरिक्त गुप्तचर तथा सूचना विभाग के कार्य देखना इसका प्रमुख कार्य था। अगला है सचिव अथवा सुरुनवीस। राजकीय पत्रों की भाषा और शैली को ठीक करना तथा परगनों की आय और व्यय की देखभाल करना इसका कार्य था। सुमंत अथवा दबीर, इसकी स्थिति विदेश मंत्री के समान थी। दूसरे राज्यों से कूटनीतिक संबंध स्थापित करने का कार्य इसी के द्वारा किया जाता था। संधि एवं युद्ध के मामलों में वह राजा को सलाह भी दिया करता था। आगे देखते हैं सेनापति अथवा सर-ए नौबत। सेना की भर्ती, संगठन, अनुशासन, युद्ध क्षेत्र में सेना की तैनातगी, शस्त्रों और रसद की व्यवस्था करना, ये सभी काम सर-ए नौबत पर था। पंडित राव अथवा सदर मुहत्सिब, धार्मिक जो जितने भी कार्य होने थे उनकी तिथियां तय करना, धर्म से संबंधित भ्रष्टता उनको दंड देना, ब्राह्मणों को दान देना, धर्म एवं जाति संबंधी झगड़ों का निपटारा करना, ये सारे काम पंडित राव अथवा सदर मुहत्सिब के हिस्से में थे। अगला जो अधिकारी है वह है न्यायाधीश। यह राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश था। सैनिक एवं असैनिक न्याय करना और भूमि अधिकार तथा गांवों के मुखियागिरी आदि के निर्णयों पर अमल करना इसका काम था। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वह यह है कि पंडित राव और न्यायाधीश इन दोनों को छोड़कर अन्य सभी मंत्रियों को समय समय पर फौज का नेता बनकर लड़ाई में जाना होता था। तो लड़ाई में नहीं जाने का काम सिर्फ 2 जनों का था, वो थे पंडित राव और न्यायाधीश। प्रांतीय प्रशासन शिवाजी का हम देखें तो शिवाजी का राज्य जो है वो 4 प्रांतों में बंटा हुआ था। प्रत्येक प्रांत का एक प्रांतपति था, ये सूबेदार के अधीन होता था। देखते हैं सबसे पहला उत्तरी प्रांत। उत्तरी प्रांत में डांग, बगलाना, कोली प्रदेश, ये सारे जो क्षेत्र थे, कोंकण वाला, उत्तरी मुंबई, पूना, ये दक्षिणी पठार, इन सब का जो क्षेत्र था वो उत्तरी प्रांत कहलाता था तथा मोरो, त्र्यंबक, पिंगले, ये जो अधिकारी था उसके अधीन ये क्षेत्र माना जाता था। दक्षिणी प्रांत, इस प्रांत में बम्बई का कोंकण प्रदेश, सावंतवाड़ी, उत्तरी कन्नाड़ का समुद्री तट, ये जो सारे क्षेत्र थे वो दक्षिणी प्रांत में आते थे और यहाँ का जो प्रशासक था वह था अन्नाजी दत्तो। तीसरा जो उनका क्षेत्र था वह था दक्षिणी पूर्वी प्रांत।
इस प्रांत में दक्षिण पठार के सतारा, कोल्हापुर जिले तथा कर्नाटक के तुंगभद्रा के पश्चिमी बेलगांव, धारवाड़, कोप्पल, ये सब जितने भी जिले थे ये सब दक्षिणी पूर्वी प्रांत के अंदर आते थे और उनका जो प्रधान था वह माना जाता था दत्तोजी पंत। चौथा जो उनके अधीन में क्षेत्र आता था वह था सुदूर दक्षिणी प्रांत। इस प्रांतीय भाग में हाल ही को जीता गया था। देखिए, अपने जीवन के अंतिम समय में शिवाजी ने सुदूर दक्षिणी प्रांत पर हमला किया तथा उस क्षेत्रों को उन्होंने जीता था, जिसमें तुंगभद्रा की दूसरी ओर कोप्पल से वेलूर और जिंजी अर्थात वर्तमान मैसूर राज्य का उत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी भाग था। चित्तूर और अर्काट भी इनमें सम्मिलित थे और यह अव्यवस्थित प्रांत भी कहलाता था। देखते हैं शिवाजी का स्थानीय प्रशासन। देखिए, प्रांतों को कई परगनों में और परगनों को कई मौजों में बांटा गया था। प्रत्येक परगना एक फौजी अधिकारी के अधीन था और संभवतः प्रत्येक मौजा जो था वह एक मुखिया के अधीन रहा करता था। सैनिक व्यवस्था देखते हैं शिवाजी की। देखिए, शिवाजी की मृत्यु के समय तक उनकी सेना में 45,000 पागा, जिन्हें शाही घुड़सवार कहते हैं, तथा 60,000 सीलेदार घुड़सवार थे तथा 1 लाख के करीब उनकी पैदल सेना थी। उनकी सेना में संभवतः 300 हाथी भी थे। उनके पास एक छोटा तोपखाना भी था। शिवाजी ने एक सुदृढ़ सामुद्रिक बेड़े का भी निर्माण किया था, जिसका केंद्र था कोलाबा। वह अपने समुद्री बेड़े को कोलाबा में रखते थे। संपूर्ण सेना का जो प्रधान होता था वह था सर नौबत। ये वही है जो अष्टप्रधान में शामिल था। देखिए, शिवाजी ने अपनी सेना में हिंदू और मुस्लिम दोनों को बिना भेदभाव के स्थान दिया और उन्हें नियमित नगद वेतन मिलता था। सेना को नियमित नगद वेतन दिया जाता था मराठों के समय। यह बात जो है वो गौर करने लायक है। आगे देखते हैं, शिवाजी के जो राज्य है उसमें लगभग 250 किले थे, जिनकी सुरक्षा और आक्रमणकारियों से रक्षा उनका प्रमुख आधार था। आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था और लगान व्यवस्था। शिवाजी उपज का 2/5 भाग जो है वो राज्य को दिया जाता था। मतलब किसान जो है वो अपनी खेती का 2/5 भाग जो है वो राज्य को लगान के रूप में देते थे। लगान व्यवस्था रैयतवाड़ी थी। देखिए, रैयतवाड़ी का मतलब होता है, रैयत का मतलब होता है किसान। तो किसान जो है वो सीधा केंद्र से संपर्क करके सीधा राजा को अपना लगान देता था। आगे देखते हैं शिवाजी की आय का मुख्य साधन क्या था, और वह था चौथ। यह पड़ोसी राज्यों से आय का चौथा हिस्सा यानी 1/4 जो हिस्सा था वह लिया जाता था। और ये किस एवज में लिया जाता था कि शिवाजी उनके राज्य पर हमला नहीं करेंगे। प्रतिवर्ष वो अगर चौथ देंगे तो मराठा जो है वो उनके राज्य पर हमला नहीं करेंगे। शिवाजी की आय का जो दूसरा मुख्य साधन था वह था सरदेशमुखी, और यह 10% होता था। आय का 10% सरदेशमुखी होता था और यह वंशानुगत राजा होने के एवज में लिया जाता था। देखिए, आगे चलते हैं न्याय व्यवस्था। गांव में न्याय का कार्य पंचायतें करती थी। पटेल नामक जो अधिकारी होते थे उन पदाधिकारियों की नियुक्ति वहां पर की जाती थी और वह फौजदारी मुकदमे सुना करता था। आगे चलते हैं, इतिहासकार स्मिथ ने, ये इतिहासकार विंसेंट स्मिथ है जो शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य कहना चाह रहे हैं। देखिए, इतिहासकार स्मिथ का शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य कहना सर्वथा अनुचित है। उन्होंने अपनी प्रशासन व्यवस्था में बिना भेदभाव के सभी को उन्नति का अवसर दिया था। आगे देखते हैं हम शिवाजी के बारे में कि औरंगजेब ने जो है वो शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहकर बुलाया था। देखिए, सबसे जो खास बात है वह है जदुनाथ सरकार की। जदुनाथ सरकार ने शिवाजी के बारे में लिखा है कि मैं उन्हें हिंदू जाति द्वारा उत्पन्न किया हुआ अंतिम महान क्रियात्मक व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। तो अब तक हमने देखा शिवाजी का इतिहास, शिवाजी के विजय, शिवाजी का राज्याभिषेक, उनके द्वारा जीते गए क्षेत्र, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, उनके अधिकारी, शिवाजी द्वारा किए गए कार्य। तो ये हमारा आज का टॉपिक